इवेपोरेशन होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या गैस। लिक्विड का वेपर या गैस में चला जाना, लिक्विड का वेपर या गैस में चला जाना विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वो बॉइलिंग या वेपराइजेशन ही हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पे जाने से पहले ही वेपर बन जाएगा कोई भी लिक्विड। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। पर ये होता क्यों है, कैसे है, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखें इवेपोरेशन, हेडिंग डालें और इसको समझना स्टार्ट करें। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या गैस विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The change of liquid into vapor without reaching at its boiling point is known as evaporation। देखो हमने इवेपोरेशन देखा भी है, जो समुंदर में या अपनी नदी नालों में जो भी पानी होता है वो ऊपर जाता रहता है, वेपर बनता रहता है। हमने सुना भी है, देखा भी, पेड़ पौधे भी इवेपोरेट करते हैं। तो वो इवेपोरेशन होता है, क्या वो उबल रहे होते हैं? क्या वो नदी का पानी, वो अपने तालाब का पानी उबल तो नहीं रहा होता और इवेपोरेट हो रहा होता है? मतलब वो बिना बॉइलिंग पॉइंट के ही सरफेस फिनोमिना, ऊपर से पानी गर्म होती है लेयर और वो वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब हमारे सामने एक बात आई भाई, इवेपोरेशन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करेंगे, किसके बढ़ने से बढ़ेगा, किसके घटने से घटेगा, तो हम उसी चीज़ को समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग evaporation, affecting to the evaporation। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? क्या इवेपोरेशन हमने कभी अपनी डेली लाइफ में देखा है? यस। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सी, लेक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा से पानी का इवेपोरेट होना देखा है। हमारी बॉडी पे पसीना आ जाता है, स्वेट आ जाता है, स्वेट का इवेपोरेट हो जाना, ये भी किसका फिनोमिना है? इवेपोरेशन का फिनोमिना है। जो गीले कपड़े होते हैं उनका सूखना, वो पानी भी क्या होता है? इवेपोरेट होता है, उबलता तो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आता, पहले ही वो सूख जाते हैं। और नमक जो सेपरेट किया जाता है समुद्र से, जो नमक सी से सेपरेशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सी ड्यू टू द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। ये सारे हमने जो भी डेली लाइफ में देखे जाने वाले कुछ एग्जाम्पल हैं जो इवेपोरेशन के हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन को देख रहे हैं। तो इसको अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर हैं, जिसमें से पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये 5 फैक्टर हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं? इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। पहले फैक्टर को देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर। तो हम फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो हम पहले को समझ लेते हैं, टेम्परेचर क्या करेगा। टेम्परेचर देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब एक एग्जांपल से समझते हैं सभी बातों को। हमें कपड़े सुखाने हैं, गिल्ले कपड़े हैं, उनको सुखाना है। तो बताओ, हम धूप में सुखाएं या कमरे में जाके लाइट ऑफ करके उसको अंदर सुखाएं? नहीं, हम उसको धूप में सुखाएंगे। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ सुखाएंगे, ताकि वो जल्दी इवेपोरेशन प्रोसेस हो और जो एनर्जी है वो निकल जाए वहाँ से और वो जल्दी सूख जाए। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, मतलब
टेम्परेचर तो इवेपोरेशन को बढ़ावा दे रहा है, सपोर्ट करता है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इवेपोरेशन रेट इंक्रीज एफिशिएंटली एंड क्लोथ्स गेट ड्राइड, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट अब हम समझने जा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इवेपोरेशन रेट हाई, फास्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर घटने पे इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, वाइस वर्सा, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। टेम्परेचर घटने पे क्या होगा बताओ? इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? स्लो। अरे समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड फैक्टर की तरफ जाते हैं, प्रेशर। प्रेशर का भी एग्जांपल से समझते हैं। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, क्यों रे? इवेपोरेशन क्यों? इन्वर्सली उल्टा, बढ़ने पे घटेगा, यस, और घटने पे बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? देखना, हमें कोई गिल्ले कपड़े सुखाने, उनको किसी पत्थर के नीचे दबा के सुखाऊं या खुले खुले सुखाऊंगा? मैं उनको खोल के सुखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम होगा तभी वो फैलेंगे, और फैल के आराम से इवेपोरेशन प्रोसेस चलेगा। अगर उनको दबा दिया गया तो वो गिले के गिले ही रह जाएंगे। मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए रे? कम होना चाहिए। तो अब मैं कहूँ प्रेशर हाई तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, और प्रेशर लो तो इवेपोरेशन फास्ट, इवेपोरेशन फास्ट। अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। ये बहुत अच्छा है, सरफेस एरिया। अब भी उसी एग्जांपल से समझाता हूँ सारी बातें। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। क्यों रे? इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी एक कपड़ा लाया है, उसको सुखाना है, गिल्ला है, उसको अगर उसको थोड़ा एरिया कर दे, उसको बिल्कुल क्लोज छोटा सा बना दूँ, उसका सरफेस एरिया कम कर दूँ, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। अगर मैं उसको फैला दूँ, बिल्कुल तनी पे सुखा दूँ ऐसे ले जाके, तो इसका मतलब वो फैल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ते ही उसका इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो गया, उसमें से एनर्जी जल्दी बाहर जाने लगी। उस पर ज़्यादा एरिया पे जितना ज़्यादा लाइट गिरेगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, डायरेक्टली है, फास्ट होगा। और सरफेस एरिया के घटने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? स्लो। इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा रे? स्लो हो जाएगा। हमारे समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी और फिफ्थ है विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी कैसे क्या करेगी देखना। ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर पहले से ही सराउंडिंग में वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स का पहले से ही सराउंडिंग में प्रेजेंट होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, और अगर कोई ह्यूमिडिटी है और उसमें हम कपड़े को सुखाएंगे तो वो सूखेगा नहीं जल्दी से। क्यों? क्योंकि वाटर की वेपर्स पहले से ही है, और उसमें से निकलने वाली वेपर को निकलने नहीं देगा। मान लो एक बस भरी हुई है, तो उसमें बाहर से सवारियाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है, पैसेंजर को बाहर से बैठने के लिए जगह ही नहीं है। अगर खाली आएगी तो बहुत ज़्यादा उसमें एंट्री कर देंगे। इसीलिए ह्यूमिड पहले से ही ह्यूमिडिटी है, एयर में जो सराउंडिंग एयर है उसमें वाटर है, तो ये जल्दी से नहीं सूखेगा कपड़ा, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी हाई तो इवेपोरेशन स्लो, तो मतलब इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे समझ में आया? पहले से ही अगर ह्यूमिडिटी है, वाटर एयर में प्रेजेंट है, सराउंडिंग एयर में, तो अंदर वाला वाटर बाहर क्यों जाएगा रे? पहले से ही प्रेजेंट है वहाँ, हाई से लो कंसंट्रेशन जाता है ना। समझ में आया? तो ह्यूमिडिटी हाई तो इवेपोरेशन स्लो, और ह्यूमिडिटी लो तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाए। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विंड स्पीड। अब मेरी बात सुनो, कपड़े को सुखाना है, मान लो धूप है ही नहीं बाहर, हमें अंदर कपड़ा सुखाना है, तो हम पंखा ऑफ करके
फैन को ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे? ऑन करेंगे, ताकि हवा चलेगी, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है उसको हटाएगी, पहले वाली हवा को हटाएगी, तो फ्रेश एयर आएगी, वो इवेपोरेशन को फास्ट करेगी, ह्यूमिड एयर को हटा देगी वहाँ से, तो फास्ट होता जाएगा प्रोसेस। हवा चल रही हो तो कपड़े हवा चलते हुए में सुखाए जाते हैं या रुकी हुई में? हवा चलती हुई में, ताकि कपड़ा जल्दी सूखे। तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। लिख सकते हैं, जो 5th फैक्टर है यहाँ लिख देते हैं। विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए या कम? ज़्यादा होनी चाहिए। विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के डायरेक्टली है, तो विंड स्पीड ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा फास्ट होगा, और विंड स्पीड स्लो हो गई तो इवेपोरेशन भी स्लो हो जाएगा। ये 5 फैक्टर समझ में आए भाई सभी को? ये 5 फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये सभी समझ में आए। अब हम इवेपोरेशन इन डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल जो मैंने बोले थे, जैसे समुद्र से नमक का इकट्ठा करना, समुद्र में, नदियों में, नालों में, पौंड में सभी से पानी का इवेपोरेट होना, पेड़ पौधों से पानी का इवेपोरेट होना, कपड़ों का सूखना, ठीक है, स्वेट का सूखना, हमारे पसीने का सूखना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन के। मैं वो लिख देता हूँ, पहले ये रफ कर देता हूँ, लिखो जल्दी। लिख लिया है सारा? अब देखो, देखते रहो भाई। तो लिखें इवेपोरेशन इन डेली लाइफ। इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, इवेपोरेशन का डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में इवेपोरेशन के क्या क्या एग्जाम्पल है आज तक जो हमने पढ़े हैं? कुछ एग्जाम्पल लिख दें जो हम एग्जाम में आ जाएं तो हम लिख सकें। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, रिवर, पॉन्ड, नदी, नाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रॉम दी नदी, नाला, सीवर, तालाब, ठीक है। सेकंड बी एग्जाम्पल है इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी। सी है समुद्र से नमक का इकट्ठा करना, भी इसी का एग्जाम्पल। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, समुद्र से नमक का इकट्ठा करना एग्जाम्पल हो गया। वेट क्लॉथ का सुखाना लॉन्ड्री लाइन में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। वेट जो क्लॉथ होते हैं, वेट क्लॉथ्स ऑन द लॉन्ड्री, ऑन द रूफ वगैरह वगैरह, जहाँ भी हमारे कपड़े सूखते हैं। लॉन्ड्री लाइन आर dried up because of evaporation, evaporation की वजह से ही सूखते हैं। नारे समझ में आया? तो ये सभी एग्जाम्पल हमें समुद्र से, नाले से, नदी से पानी का इवेपोरेट होना, स्वेट का सूखना और नमक का निकालना और कपड़ों का सूखना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन के। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन जो इवेपोरेशन से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे पूछता व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन, नेल पॉलिश, परफ्यूम या कोई अल्कोहल एक्सेट्रा हमारी स्किन पे गिर जाए तो क्या होता है? वो इवेपोरेट होती है। इवेपोरेट होने से कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। हॉट सनी डेज में के बाद लोग अपने घरों पे या घरों के सामने या दुकान के सामने क्या करते हैं? स्प्रिंकलिंग द वाटर को ग्राउंड में स्प्रे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ से लेटेंट हीट है, एनर्जी लेगा इवेपोरेशन के लिए, उसको एनर्जी चाहिएगी वाटर को, और वो एनर्जी लेगा और इवेपोरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको, तो ज़्यादा सरफेस सराउंडिंग से क्या लेगा? वो एनर्जी लेगा लेटेंट हीट के रूप में, और वहाँ से वो एनर्जी लूज हो जाएगी, इवेपोरेशन में चली जाएगी, तो वो सराउंडिंग मीडियम कैसा फील होगा? हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। वो क्या देगा? कूलिंग इफेक्ट देगा। चाय है, चाय या दूध है, हम किसी कप में पीने की जगह प्याली में पीते हैं किसी में,
तो वो जल्दी पी जाती, शिफ्ट जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने पर इवेपोरेशन भी बढ़ता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वो जल्दी ठंडा होगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनमें कुछ पोर होते हैं और उन पोर की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इवेपोरेशन फास्ट होने से कूलिंग इफेक्ट आता है, इसीलिए हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर एट हॉट समर डे? हॉट समर डे या ड्राई डे में ज़्यादा अच्छा कूलिंग क्यों करता है कोई भी डेजर्ट कूलर? क्योंकि उस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई एयर होती है, टेम्परेचर हाई होता है। ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर हाई दोनों सपोर्ट करते हैं इवेपोरेशन को, और इवेपोरेशन गिव्स द कूलिंग इफेक्ट, वो ठंड का इफेक्ट देता है, वहाँ से एनर्जी लूज हो जाती है, इस वजह से हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। हाउ डज द वाटर कैप्ट इन ए अर्थन पोट? अर्थन पोट मतलब मटके में पानी रखते हैं, वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि मटके में छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर से वाटर बाहर रिस के बाहर आता है, बाहर आने से वो जो एनर्जी लेता है इवेपोरेशन होने के लिए, जो उसको एनर्जी चाहिए वो मटके के अंदर से लेता है और बाहर सराउंडिंग से लेता है, उस वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अरे समझ में आया? तो हम अभी जो मैंने ये 4-5 क्वेश्चन बोले हैं, मैं उन सभी को लिख के तुम्हें करवाऊंगा एक ही क्वेश्चन, पहले ये सारा नोट कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन? एसीटोन नेल पॉलिश को ही कहते हैं भैया, रे नेल पॉलिश नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। पेट्रोल या परफ्यूम, पेट्रोल गिरा होगा कभी, अरे परफ्यूम तो मारते हो अपनी बॉडी के ऊपर। ऑन योर पॉम, ऑन योर पॉम, क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? उसी की तो बातें कर रहे हैं। देखो आंसर देते हैं। व्हेन सम एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम pour on palm, then palm gets cool due to evaporation of पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम है, या परफ्यूम, उनका इवेपोरेशन होता है। फॉर इवेपोरेशन उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेता? पाम से, वहाँ से एनर्जी निकाल लेता, वहाँ से टेम्परेचर कम कर देता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। फॉर इवेपोरेशन, पेट्रोल हो चाहे एसीटोन हो चाहे परफ्यूम हो या फिर परफ्यूम, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द पाम, एनर्जी फ्रॉम palm and surrounding medium, सराउंडिंग दोनों से लेता है। दैट्स वाई कूलिंग इफेक्ट अकर्स, इसी वजह से कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, ठंडा फील होने लगता है, हमें कूल फील होता है जब हमारी बॉडी पे कोई एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल डाल दिया जाए और वो इवेपोरेट होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेट होगा, वो एनर्जी हमारी बॉडी से लेगा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को डाउन कर देगा, उस वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होगा। ये क्वेश्चन आया या नहीं आया समझ मेरे? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkling water on roof या फिर on and open ground why? ऐसा क्यों करते हैं हम? देखो मैं तुम्हें दो बातों से समझाता हूँ। एक जग है मेरे पास या फिर एक बोतल है, उसके अंदर पानी है, वो ऊपर से ओपन है और वो पानी उस बोतल के अंदर है, उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा या पानी को पूरे फर्श पे बिखेर दूँ बाहर जाके, उसमें ज़्यादा होगा। फर्श पे बिखेरने पर
या ग्राउंड पे बिखेरने पर उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। रीजन क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, और इवेपोरेशन हमें कौन सा इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वहाँ से एनर्जी चाहिएगी और एनर्जी वो वहाँ से एब्जॉर्व करके इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ ठंडा ठंडा फील होने लगेगा। अरे समझ में आया? तो देखें, हमें पता है इवेपोरेशन इंक्रीज with increase surface area when we sprinkle water on ground then surface area increases and evaporation rate become fast. Water take energy for evaporation, from the surrounding and gives कूलिंग इफेक्ट, और हमें ठंडा ठंडा फील करवा रहा है। अरे समझ में आया? वो वहाँ से एनर्जी लेता है और इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा ठंडा फील करवाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, हमने अभी भी फैक्टर इफेक्टिंग देखे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए? और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें अच्छे से। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर एज ए शोशर रादर देन ए कप? जो प्याली है उसमें हम जल्दी से गर्म दूध और चाय को पी सकते हैं एज कम्पेयर टू कप। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क, हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम शोशर, शोशर समझते हो रे? पहली से, एज कंपेयर टू कप। वाई? ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी भी बताया यार, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ता है। जब प्याली में चाय को बिखेर के पूरे में फैला के पियोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन बढ़ने से कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट आता तो ठंडी जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाएगी तो सिप जल्दी की जाएगी। आ रही समझ में आया? तो लिखो, हम लिखेंगे एज इंक्रीज सरफेस एरिया इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेज बढ़ जाती है। सो इंक्रीजेज एंड इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, और वो कूलिंग इफेक्ट देता है। सो वी आर एबल टू सिप हॉट टी एंड मिल्क फास्टर फ्रॉम शोशर एज कंपेयर टू कप because surface area shosher is high as compared to
टू कप। कप के कंपैरिजन में सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट है। इवेपोरेशन फास्ट है तो कूलिंग इफेक्ट है, और कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो जल्दी ठंडी हो रही है और हम पीने में दिक्कत नहीं हो रही। अरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहने वियर व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स? कॉटन क्लॉथ्स। क्यों? कॉटन क्लॉथ्स में स्मॉल पोर होते हैं, स्मॉल पोर की वजह से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है और हमें ठंडा ठंडा फील होता है, इसलिए हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? क्योंकि इवेपोरेशन फास्ट होता है इसमें भी। देखना, इन कॉटन क्लॉथ स्मॉल पोर which facilitate the evaporation due to evaporation cooling effect on our body. So we wear cotton cloth in summer. अरे समझ में आया? इसीलिए हमें कॉटन क्लॉथ ही पहनने चाहिए समर में। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर ही लेते हैं। रफ कर रहा हूँ इनको। ये लिख लिया ना सारा? बहुत बढ़िया। आप देखो, देखते रहो। इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे? Why does a desert cooler cool better in hot dry day? हॉट ड्राई डे में बेटर कूलिंग कैसे करता है? क्या कारण है? क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती, और ह्यूमिडिटी कम तो इवेपोरेशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कम तो इवेपोरेशन ज़्यादा तो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा, और हमें फील होता है ठंडा ठंडा। आर सही है। देखिए, इन हॉट ड्राई डे ह्यूमिडिटी इन एयर लो, so evaporation get fast and cooling effect on surrounding. That's why a desert कूलर कूल फास्टर या बेटर इन हॉट ड्राई डे एज कम्पेयर टू ह्यूमिड डे। अरे समझ में आया? ह्यूमिड डे के कंपैरिजन में हॉट ड्राई डे में अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। नेक्स्ट, मटके में पानी रखते हैं, वो जल्दी ठंडा क्यों होता है?
मटका होता है जो अर्थन पॉट, उसमें पानी रखने से वो जल्दी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उनसे वाटर बाहर आएगा और जो इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो मटके के पानी से अंदर से और बाहर सराउंडिंग से वो क्या लेगा? एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट कर देगा और कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो ये भी लिख ही लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉन्ड बिकम कूल ड्यूरिंग समर? हाउ डज द वाटर kept in an earthen pot या फिर मटका get cools become cool in summer है, ये बताना हमें। तो बताओ हम क्या कहेंगे? मटके में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर से वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से लेता है? सराउंडिंग मीडियम से एंड इनसाइड द पोट, अंदर से लेता है और इसी वजह से वो वाटर गेट कूल्स बिकम कूल। तो देखना इन एन अर्थन पोट या फिर मटका, स्मॉल या फिर माइन्यूट पोर विच फैसिलिटेट्स द इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन को फायदा करते हैं। फॉर इवेपोरेशन some amount of energy required, हमें एनर्जी चाहिए उसको इवेपोरेशन करवाने के लिए। एनर्जी तो चाहिए भाई, एनर्जी लेगा तभी इवेपोरेट होगा। सम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी absorbed from surrounding and inside the pot, उस मटके के अंदर से और सराउंडिंग से लेता है। सो या दैट्स वाई evaporation starts and water kept in an earthen pot become cool। आया रे समझ में? ये रीज़न है। तो इस तरह से वो ठंडा हो जाता है और हमें पीने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सही है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी भाई नहीं है? तो अब कुछ छोटी छोटी बातें जो रह गई हैं वो भी कर ली जाएं। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर में क्या वाटर वेपर होती हैं? यस होती हैं। इसका पता कैसे चलता है? हमें एक क्या करना चाहिए, एक गिलास लेना चाहिए और उसमें आइस क्यूब रख लेने चाहिए बहुत सारे, ठीक है। हवा में जो होता है ना, एयर होती है, वो धीरे धीरे आके यहाँ चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी रे, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा? वो वाटर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ लिक्विफिकेशन में कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होने लग गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर, लिखें देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन एयर होती है, पर हमें वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देती, विच वी कांट सी, विच वी कैन नॉट सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कूलिंग इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ आइस, when
वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में प्रेजेंट होती हैं ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ आइस। कोल्ड ग्लास ऑफ आइस के कांटेक्ट में आती है, लूज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज करती है, लूज इज एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। और वो किस स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। जो वाटर वेपर होते हैं वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वाटर वेपर है, वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएंगी और हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें पता चला कि एयर होती है उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं, पर वो गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है। तो उसको कंडेंस करने के लिए हमें कूल गिलास का वाटर लेंगे जिसमें आइस क्यूब है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है। वो क्या होता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और वो जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो लेटेंट हीट का यूज करके कुछ एनर्जी को लूज करके वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अरे समझ में आया? तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर भी हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे इवेपोरेशन और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। एक तो कुछ यूनिट्स का पता होना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट, बिल्कुल लास्ट है इस टॉपिक का, ये भी देख लें। तो ये रफ कर दूँ, लिख लिया होगा सभी ने? ठीक है, देखो अरे दिखाई तो दे रहा ना सब अच्छे से? सही है, देखना। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? अब इवेपोरेशन चल रहा था ना? हाँ, इवेपोरेशन चल रहा था। तो देखो, इवेपोरेशन और किस में डिफरेंस कर लेते हैं? बॉइलिंग में। इवेपोरेशन लास्ट टॉपिक है भाई। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, या बॉइलिंग भी कहते हैं ना इसको। देखो, सबसे पहले हम बात करें, इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है, टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो लिखेंगे इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि वेपराइजेशन ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वेपोराइजेशन या बॉइलिंग टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ पे जाके होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो इवेपोरेशन है इवेपोरेशन कोज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन causes cooling effect, not so cooling effect, heating effect देता है। vaporization causes heating effect। नेक्स्ट, ये सरफेस फिनोमिना है। इट इज सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब समझाता हूँ। सरफेस फिनोमिना मतलब क्या? सरफेस फिनोमिना देखना रे, कोई बिक कर लो, उसमें वाटर वेपर दिखाओ। मान लेते हैं यहाँ तक वाटर वेपर है, वाटर है। जो यहाँ वाले ऊपर वाले ड्रॉपलेट है ना, सरफेस वाले, वो ही इवेपोरेट होते हैं। सरफेस फिनोमिना ये होता है, सरफेस वाले, ठीक है ना, ओनली सरफेस वाले ही इवेपोरेट होते हैं। जबकि ये एक बल्क फिनोमिना है। इट इज ए बल्क फिनोमिना।
बल्क, बल्क मतलब होता है अंदर तक के मॉलिक्यूल के साथ होता है बल्क फिनोमिना। इसका मतलब जो बॉइलिंग होती है या वेपोराइजेशन होता है वो हर एक मॉलिक्यूल तक पहुंचता है, नीचे तक। ये नहीं ओनली सरफेस पे होता है, यहाँ के मॉलिक्यूल भी भागेंगे, यहाँ के भी, 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 सभी भागेंगे। इसको कहते हैं क्या? वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। ये एक बल्क फिनोमिना है, इसमें सिर्फ सरफेस के नहीं इनसाइड मॉलिक्यूल भी भागेंगे, नीचे तक के मॉलिक्यूल भागेंगे। अरे समझ में आ रहा है? तो इसको बल्क फिनोमिना, बल्क मतलब होता है इनसाइड और सरफेस मतलब होता है ओनली अपर सरफेस, ऊपरी लेयर, आउटर लेयर। अरे समझ में आया? अब कुछ सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, ये हो गया हो कंप्लीट इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है भैया, इसके 5 फैक्टर होते हैं वो मैंने पढ़ा दिए। वेपोराइजेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबके याद हैं तुम्हें जो मैंने बताए। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट 2 मिनट का और टॉपिक है, वो देख लें, फिनिश हो जाएगा। अपना ये लास्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है ये। जैसे यूनिट्स की बात कर लेते हैं, इनकी यूनिट क्या किस किस में मापा जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, केल्विन, केल्विन का सिंबल क्या होता है? के। लेंथ को मीटर में मापा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। मास को किलोग्राम में मापा जाता है और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। एरिया को मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, मीटर की पावर 2। वॉल्यूम को मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर के ऊपर क्यूब लगा दो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एरिया समझा भी देता हूँ। एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ भी मीटर में मापी जाती है और ये भी मीटर में, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। और तीनों को मीटर में मापते हैं, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा रे? मीटर क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम की यूनिट तो है मीटर क्यूब और एरिया की मीटर स्क्वायर। समझ में आया? डेंसिटी, डेंसिटी को पहले समझ लो फिर लिखूंगा। डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है रे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी अभी तुमने देखा मास की यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और केजी पर मीटर क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं, केजी मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, क्या आंसर आ गया? केजी पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, प्रेशर की बात कर लेते हैं। देख लो प्रेशर, देखो प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स लास्ट में मैंने लिख रखा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन, और न्यूटन को N से लिखा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन पर यूनिट एरिया की अभी भी हमने देखी मीटर स्क्वायर होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये यूनिट्स सोल्व कर ली। वेट या फोर्स या टेंशन या किसी तरह का फोर्स, कोई बल हो, उसकी यूनिट न्यूटन होती है, उसको N से लिखा जाता है। अरे समझ में आ गया? प्रेशर की और भी यूनिट होती है, ऐसी बात नहीं है। न्यूटन पर मीटर क्यूब भी होती है, पास्कल भी होती है, एटमॉस्फेरिक भी होती है, mmHg भी होती है, टोर भी होती है, बार भी होती है, बहुत सारी होती हैं, पर हमारे 9th लेवल पे यही सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और 1 atm। ठीक है, यहीं तक ये नोट कर लें और यहीं पे अपना चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट। ठीक है।